गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप बिल्कुल सही होंगे आप सब। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यदि आप सही हैं तो मुझे लगता है कि आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो कल का अपना छोटा वीडियो बना था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और उसका एक बड़ा रीज़न क्या था कि बीच में वीडियो रिकॉर्डर जो है वो रुक गया था। ठीक है, 14 मिनट की वीडियो बनी थी और उस वीडियो में हमने जीव क्या है इसके उपलक्ष्य में, इसके संदर्भ में एक चीज़ पढ़ चुके थे हम। वो क्या पढ़ी थी हमने? वो डियर स्टूडेंट पढ़ी थी कि जीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और जीवों का भार और जो संख्या होती है दोनों ही वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण होते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं कि जीवों का अगला लक्षण क्या है। डियर स्टूडेंट, जीवों का अगला लक्षण जो है वो क्या है कि जीव जो होते हैं वो जनन करते हैं। नोट कर लो, दूसरा यूनिक कैरेक्टर क्या है? जीव जनन करते हैं। चलो देखते हैं कि वास्तव में जीवों में जनन जो है उनका एक वास्तविक कैरेक्टर बनता है या नहीं। तो बहुकोशीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, जिसके अभिलक्षण उसके माता पिता से मिलते हैं। निर्विवाद रूप से हम लैंगिक जनन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जीव अलैंगिक जनन भी करते हैं, जैसे कि फंगाई जो होती है यानी कि कवक जो होते हैं वो लाखों अलैंगिक बीजाणु द्वारा गुणन करती हैं और सरलता से फैल जाती हैं। निम्न कोटि के जीवों जैसे यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। प्लेन एरिया में वास्तविक पुनर्जनन होता है। सभी लैंगिक जनन नहीं करते, क्योंकि जनन दो प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट। कौन कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन दो प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। समझ रहे हो मेरी बात को? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसके अंदर नर और मादा अलग अलग होते हैं और उनके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है। बाद में वो युग्मकों का शैलन होता है, उनमें फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होता है और तब कहीं जाके एक नई संतति प्राप्त हो रही है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में कुछ विशेष प्रकार की विधियां होती हैं जिनके माध्यम से एक ही जीव से नया जीव बन जाता है। दो जीवों की आवश्यकता ही नहीं होती। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कवक। कवक में अलैंगिक बीजाणु बनते हैं और ये बीजाणु जो होते हैं नया जो कवक बना लेते हैं। रोटी देखी होगी आपने, उसमें फाहे जैसी संरचना होती है, ये हम पढ़ा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। प्लेन एरिया जो होता है एक प्लेटीहेल्मिन्थेस ग्रुप का सदस्य है जो कि नॉन कोऑर्डिनेट होता है और उसके अंदर क्या होता है? पुनर्जनन पाया जाता है। अर्थात क्या होता है? उसके अंदर जनन जो होता है वो किसके रूप में होता है कि अगर उस जीव का एक से ज़्यादा अगर मान लीजिए बना दिए गए, आपने नए टुकड़े कर दिए, तो प्रत्येक एक नए टुकड़े से नया जीव बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। इस प्रकार एक नया जीव बन जाता है। फंजाई तंतु में शैवाल, मोष तथा प्रथम तंतु सभी विखंडन विधि द्वारा गुणन करते हैं। जब हम एक कोश की जीवों जैसे जीवाणु, एक कोश की शैवाल अथवा अमीबा के विषय में चर्चा करते हैं तो जनन की वृद्धि पर्यायवाची है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि ये सभी यूनिसेलुलर यानी कि एक कोश के जीव होते हैं। जीवाणु है, शैवाल है, अमीबा है। कैसे हैं? एक कोश के। अगर एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो 32 ही नए जीव बन गए। समझ गए? तो यहाँ पर जनन को हम किस रूप में परिभाषित करते हैं कि जनन जो है वो एक वृद्धि है। जनन क्या है? एक वृद्धि है। ओके, लेकिन अब बात आती है नेक्स्ट, अंडरलाइन देखिए कि कुछ ऐसे भी जीव हैं जो जनन नहीं करते। केवल अंडरलाइन पे ध्यान दो। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो जनन नहीं करते। तो वास्तव में तो क्या है? जनन एक यूनिक कैरेक्टर नहीं हो सकता, या केवल जनन के रूप में जीवों को परिभाषित नहीं कर सकते हम कि हम ये कहें कि जीव वे होते हैं जो जनन करते हैं। केवल ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जीव वे होते हैं जो वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं, लेकिन ये दोनों परिभाषाएं परफेक्ट नहीं हैं। तो जीव की परिभाषा में कुछ और नया जुड़ने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसे जीव हैं जैसे खच्चर, बंदिकामगार, मधुमक्खी, ये जनन नहीं करते हैं। खच्चर जनन नहीं करता है कभी भी। क्यों? खच्चर एक संकर युग्म है जिसे नर घोड़े और मादा घोड़ी से प्राप्त किया जाता है। उन दोनों के बीच में क्या किया जाता है? मैटिंग कराई जाती है, नर गधा और मादा घोड़ी, तब कहीं जाके खच्चर पैदा होता है। खच्चर बंद होते हैं, अर्थात खच्चर से खच्चर पैदा नहीं होता। लेकिन खच्चर डियर स्टूडेंट जीव तो है।
ऐसे ही जो बंद कामगार मधुमक्खियाँ होती है डियर स्टूडेंट, उनसे भी क्या नहीं हो सकता, उनसे भी जनन नहीं हो सकता, लेकिन वो जीव तो हैं। बंद कामगार मधुमक्खी का मतलब क्या है कि मधुमक्खी का एक जो छत्ता होता है उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती हैं, नर, मादा और श्रमिक। केवल नर और मादा जनन करते हैं, श्रमिक जो होते हैं वो बंद होते हैं, अर्थात उनमें जनन करने की क्षमता नहीं होती। उनका काम होता है सिर्फ मधु को ग्रहण करना। मधु का मतलब शहद, मकरंद से शहद का निर्माण करना। तो नेक्स्ट जो करेक्टर है वो क्या है, जैसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट, वो नेक्स्ट करेक्टर है, क्या है, ये वाला। ये जीवों का दूसरा लक्षण है उपापचयन। ये भी यूनिक करेक्टर होता है कि जीव वे होते हैं जो उपापचयी क्रियाएं करते हैं। क्या लिखेंगे आप, कि जीव वे होते हैं जो उपापचयी क्रियाएं करते हैं। तीसरा लक्षण पढ़ रहे हैं, इसमें दूसरा बता रखा है लेकिन एक्चुअल में तीसरा है, क्योंकि पहला हमने पढ़ा था कि जीव वे होते हैं जो वृद्धि करते हैं, दूसरा पढ़ा जीव वे होते हैं जो जनन करते हैं, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं जीव वे हैं जो उपापचयी क्रियाएं करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सभी जीव रसायनों से बने होते हैं। जितने भी जीव हैं डियर स्टूडेंट वो बायोकेमिकल से बने हुए होते हैं, कंपोनेंट होते हैं उनमें कुछ विशेष प्रकार के, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये प्लांट में पाए जाते हैं। ऐसे हम भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैव रसायन होते हैं हमारे अंदर भी, हम भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये रसायन छोटे बड़े विभिन्न वर्ग, आमाप और क्रियाओं वाले हो सकते हैं जो अनवरत जैव अणुओं में बदलते और उनका निर्माण करते रहते हैं। क्यों, ये परिवर्तन रसायन तथा उपापचयी क्रियाएं हैं। सभी जीव चाहे वे बहुकोशिकीय कोशिकीय में हजारों उपापचयी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधे, प्राणी, कवक, सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं, श्वसन करते हैं उपापचयी क्रिया है, भोजन का पाचन उपापचयी क्रिया है, ब्लड सर्कुलेशन उपापचयी क्रिया है, रसायनों का निर्माण, हार्मोनों का संतुलन, हार्मोनों का निर्माण, सेक्रेशन, सब उपापचयी क्रियाएं हैं। उपापचयी क्रियाओं को डियर स्टूडेंट 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं हम। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं कैसी होती हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं क्या कि सभी जीव चाहे वो बहुकोशिकीय अथवा एक कोशिकीय हो, हजारों उपापचयी क्रियाएं उनमें साथ साथ चलती रहती हैं। सभी पौधे, प्राणी, कवक तथा सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं हैं। किसी भी निर्जीव में उपापचयी क्रिया नहीं होती। समझ गया, गुड। तो हम कह सकते हैं कि जीव वे होते हैं जो वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं और जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती हैं। गलत बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला करैक्टर क्या है। अगला यूनिक जो करैक्टर है डियर स्टूडेंट वो है, आप नोट करेंगे कि यहाँ से क्या बात है, समझ रहे हो मेरी बात को।
चौथा जो करैक्टर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि जीव सभी जीवों का सबसे स्पष्ट परंतु पेचीदा अभिलक्षण अपने आसपास या पर्यावरण के उद्दीपनों जो भौतिक, रसायन तथा जैविक हो सकते हैं के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करना है। तो आप टॉपिक क्या डालेंगे? डियर स्टूडेंट, टॉपिक डालेंगे आप नंबर 4 लिख के क्या डालेंगे? सभी जीव क्या करेंगे? क्या लिखेंगे आप कि सभी जीव जो होते हैं वो संवेदनशील होते हैं, अपने वातावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। या क्या क्या लिख सकते हैं कि सभी जीव अपने वातावरण के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सभी जीवों में सबसे स्पष्ट और जो अभिलक्षण है वो है पर्यावरण के उद्दीपन जो होते हैं, जो भौतिक, रासायनिक और जैविक हो सकते हैं, के प्रति संवेदनशीलता प्रकट करना। चौथा क्या लिखेंगे? सभी जीव संवेदनशील होते हैं, ये लिख के, और जो अंडरलाइन लिखा है ये सारा लिखेंगे आप। टॉपिक क्या डालेंगे? नंबर 4 लिख के क्या करेंगे कि सभी जीव संवेदनशील होते हैं। उसके बाद जो अंडरलाइन लिखा है मैंने वो लिखेंगे। चलो मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है इसमें, कि जो के प्रति संवेदनशील प्रतिक्रिया करना है। हम अपने संवेदी अंगों द्वारा अपने पर्यावरण से अवगत होते रहते हैं। पौधे प्रकाश, पानी, ताप, अन्य जीवों, प्रदूषकों आदि जैसे बाह्य कारकों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। प्रोकैरियोटिक से लेकर जटिलतम यूकैरियोटिक तक सभी जीव पर्यावरण संकेतों के प्रति संवेदना और प्रतिक्रिया दिखा सकते हैं। पादप तथा प्राणियों दोनों में दीप्तकाल मौसमी प्रजोगों के जनन को प्रभावित करता है, इसलिए सभी जीव अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं। मानव ही केवल एक ऐसा जीव है जो स्वयं से अवगत अर्थात सचेतन है, इसलिए चेतना जीवों को परिभाषित करने के लिए अभिलक्षण हो जाता है। गुड। संवेदनशीलता, चेतना, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जीवों का। कि जीव क्या होते हैं? निर्जीव कभी भी क्या नहीं होते, उनमें चेतना नहीं होती है। जबकि जीवों में क्या होती है? चेतना होती है अपने पर्यावरण के प्रति। पर्यावरण में होने वाले जितने भी उद्दीपन होते हैं उनको हम ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के पश्चात डियर स्टूडेंट उनके प्रति क्या करते हैं? अनुक्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपका किसी गर्म वस्तु को हाथ अगर टच हो जाता है तो आप झट से हाथ को हटा लेते हैं, हैं या नहीं? यही तो अनुक्रिया है। आपको ताप का अनुभव होता है या नहीं? धूप में तेज चलते हैं तो आपको लगता है आज तो बहुत तेज धूप है, पसीना छूटने लगता है। डियर स्टूडेंट, तेज धूप में पसीने का छूटना हमारे शरीर के प्रति एक अनुक्रिया है। जब आप भागते हैं, दौड़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, ये अनुक्रिया है। सर्दी में आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डियर स्टूडेंट, ये अनुक्रिया है। समझ रहे हो मेरी बात को? सर्दी क्या है? सर्दी एक उद्दीपन है जिसे आपकी त्वचा ने, आपके शरीर ने ग्रहण किया और उसके प्रति अनुक्रिया कर रहा है कि आपके रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? तो हम कह सकते हैं कि जीवों का सबसे पेचीदा और सबसे जो यूनिक कैरेक्टर है, सबसे जो मुख्य जो भी लक्षण है डियर स्टूडेंट, वो है संवेदनशीलता। और मानव की तो कहना ही क्या, मानव क्या होता है? मानव में तो सचेतना भी होती है। इसलिए कह सकते हैं कि चेतना यानी कि संवेदनशीलता जीवों को परिभाषित करने का एक बेस्ट अभिलक्षण है या नहीं? तो इसके पश्चात ये 4 चीज़ें आपने नोट कर ली, 4 या 5 जो भी हैं, फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले आपने नोट की होगी कि जीव वे होते हैं जो वृद्धि करते हैं। दूसरा आपने लिखा होगा कि जीव वे होते हैं जो जनन करते हैं। तीसरा आपने लिखा होगा कि जीव वे होते हैं जो जिनमें क्या होता है? उपापचयी क्रियाएं होती हैं। और चौथा आपने लिखा जीव वे होते हैं जो संवेदनशील होते हैं। अब आप जीव की परिभाषा लिख लीजिए, ठीक है? जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये परिभाषा है, सारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ये है जीव की परिभाषा। अतः हम कह सकते हैं कि जीव स्वप्रतिकृति, विकासशील तथा स्वनियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है। समझ गए? ये जीव की परिभाषा निकल के सामने आई है कि जीव स्वप्रतिकृति अर्थात जनन कर सकता है, विकासशील होता है, वृद्धि करता है तथा स्वनियमनकारी
अपने आप खुद कुछ अभिक्रियाओं को क्या करता है, यानी कि उपापचय क्रियाएं बात कर रहे हैं। स्वनियमकारी पारस्परिक क्रियाशील तंत्र है जो बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया की क्षमता रखता है, अर्थात उसमें स्वचेतना होती है, संवेदनशीलता होती है। समझ गए? समझ गए कि नहीं? यहाँ तक आपको परिभाषा लिखनी है। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, वो है जीव जगत में विविधता। अगला टॉपिक डाल लीजिए। क्या डालेंगे? जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वही डालना, जीव जगत में विविधता। चलो देखते हैं विविधता का मतलब, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट, मैं वैसे भी बता देता हूँ आपको कि बायोडायवर्सिटी का मतलब यानी कि जीव विविधता का मतलब क्या होता है। कि आप जानते हैं कि इस धरती के ऊपर, इस प्लानेट पे, इस ग्रह पे तकरीबन 1.7 मिलियन या 1.8 मिलियन यानी कि 1.8 करोड़ जातियां उपस्थित हैं जीवों की। कितनी? 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं वो यहाँ पर निवास कर रही है। यही तो विविधता है। हमारे आसपास लाखों ऐसे जीव हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं हैं। चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये टॉपिक। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू तथा अन्य प्राणियों में पौधे हो सकती हैं। बहुत से ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन अपने आसपास ही होते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, रोग फैलने वाले विभिन्न प्रकार के वायरस। जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है, तो जिसका जो वायरस है कोविड-19, वो आँखों से थोड़ी दिखाई देता है, बिल्कुल सूक्ष्म होता है, लेकिन देखो उसने कितनी तबाही मचा रखी है। मचा रखी है नहीं, पूरी दुनिया जो है उसके शिकंजे में है आज। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र और अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र तक जो हैं वो सभी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं, और उसका बड़ा कारण है वायरस। और एक ऐसा वायरस जो आंखों से दिखाई नहीं देता, और उसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ा गई। आप भी जानते हैं कि आप भी कितने परेशान हैं, घरों में दुबके बैठे हुए हैं। बच्चों का घरों से बाहर निकलना नामुमकिन हो गया है। कम से कम स्कूल में आते तो अपने यार दोस्तों से मिलते, नए दोस्त बनते आपके, नई क्लास शुरू होती है आपकी, नए टीचरों से मुलाकात होती है आपको। और जो हम आपको ये इस तरह से कभी स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से, कभी वीडियोस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वो रूबरू होकर पढ़ाते हैं आपसे। तो ये सब इस वायरस की तो देन है। तो इस वायरस ने क्या कर रखा है? इस वायरस ने हम और आपको दूर कर रखा है। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि नग्न आँखों से दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन होते तो अपने आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं और आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी स्पष्ट। यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या, अर्थात उसकी कई किस्में दिखाई देंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अर्थात जीव जो आप देख सकते हैं किसी एक जाति के प्रतीक हैं। यहाँ से आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अर्थात जीव जो आप देख सकते हैं किसी एक जाति का प्रतीक हैं। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैव विविधता अर्थात पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। और इसी जातियों को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? पृथ्वी पर पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जातियां जो हैं डियर स्टूडेंट, वो ही जीव विविधता कहलाती हैं। समझ गए? ये परिभाषा लिखेंगे टॉपिक में आप सबसे पहले। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। जो लिखने का होगा वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1.8 मिलियन प्रजातियां इस धरती पर पाई जा रही हैं। क्यों? लेकिन डियर स्टूडेंट, इन सब का नाम अलग अलग। किसी देश में उसे किस नाम से जानते हैं, किसी देश में किस नाम से जानते हैं, तो बड़ी गड़बड़ है। तो इन सभी जातियों का नाम देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनका अध्ययन कर सकें, ताकि हम उनका क्या कर सकें, अध्ययन कर सकें। तो टॉपिक डालना है आपको। टॉपिक क्या डालना है, मैं जो बता रहा हूँ ये लिखने के पश्चात, जो अंडरलाइन किया है ये लिखने के पश्चात आपको टॉपिक डालना है नाम पद्धति। क्या डालेंगे टॉपिक? नाम पद्धति। और जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो लिखेंगे। ये पूरा पैराग्राफ आप नोट कर सकते हैं। ये परिभाषा है नाम पद्धति की। टॉपिक डाल लिया। देखो, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम ये जानते हो कि यह नाम किस जीव का है। इसे हम पहचानना कहते हैं। देखिए आगे क्या है नोट करने का। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है, तो प्राणियों का वर्गीकरण इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। अध्ययन को सरल करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है यहाँ तक। ओके, इसी नाम पद्धति में ही है। इसके बाद ये बीच का छोड़ देना। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों में नामकरण कैसे किया जाता है, यहाँ से करेंगे आप। ओके, ये मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये लिखने हैं आपको कि अध्ययन को सरल करने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई है। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है। पौधों के लिए जो है वो ICBN है और जंतुओं के लिए क्या है, ICZN, यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। बॉटनिकल जहाँ आ गया उसका मतलब किसके लिए है, वो किसके लिए डियर स्टूडेंट, वो पौधों के लिए है। और जहाँ जूलॉजिकल आ गया वो जंतुओं के लिए है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नीचे वाला पैराग्राफ। जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सर्वमान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम तथा जाति नाम। इस प्रणाली को जिसमें दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कार्लस लिनियस ने सुझाया था। ठीक है, करिए नोट, इंपॉर्टेंट लिख के। द्विनाम पद्धति टॉपिक डाल सकते हैं, द्विनाम पद्धति यहां तक कि जीव विज्ञानी जितने भी ज्ञात जीव हैं इस धरती के ऊपर, जितने के बारे में हम जानते हैं, जितनी जातियों की खोज हो चुकी है, ठीक है, उन सब का एक वैज्ञानिक नाम है जिस नाम के दो घटक होते हैं। एक होता है वंश नाम और डियर स्टूडेंट दूसरा होता है जाति। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। और इस द्विनाम पद्धति का जो प्रतिपादन है डियर स्टूडेंट, वो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है कार्लस लिनियस, इन्होंने दिया था। आप अपने शब्दों में नोट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका उपयोग सारे विश्व में जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्द वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाएं। आम का वैज्ञानिक नाम जैसे करके, जैसे ये आपने लिख लिया यहाँ तक, सुझाया था यहाँ तक, इसके पश्चात आप जैसे करके लिखेंगे यहाँ से।
ओके, देखो काफ़ी बड़ा हो गया आपके लिए। क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा, जैसे करके द्विनाम पत्ती का वो लिख दिया आपने, उसके बाद उसके वैज्ञानिक का नाम लिख दिया कार्लस लिनियस। उसके बाद यहाँ से एग्जाम्पल लिखेंगे, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका है। तब आप ये देख सकते हैं कि ये नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजिफेरा वंश है, जबकि इंडिका एक विशेष जाति और संकेत पद है। नाम पत्ती के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। टॉपिक डाल लीजिए, क्या लिखेंगे, नाम पत्ती के सार्वजनिक नियम। संकेत पद से आगे आप टॉपिक डालेंगे नाम पद्धति के सार्वजनिक नियम। ये 4 नियम फटाफट उतार लेंगे। क्या है कि जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, हमेशा टेढ़े करके लिखा जाता है इन्हें। इनका उद्भव चाहे कहीं से हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का ही व्युत्पन्न समझा जाता है। दूसरा है, जैविक नाम में पहला शब्द वंश नाम होता है तथा दूसरा शब्द होता है जाति। तीसरा, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए, यानी कि एक साथ जोड़कर नहीं लिख सकते। वंश को अलग लिखेंगे, जाति को अलग, और दोनों के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। समझ गए। और चौथा है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत छोटे अक्षर में होना चाहिए। समझ गए। तो ये क्या है, ये डियर स्टूडेंट क्या है, ये द्विनाम पद्धति जो है वो उस नाम पत्ती के कुछ नियम हैं। ये 4 नियम हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो जो है वो बिल्कुल पसंद आया होगा। नोट्स करना क्या है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। समझ गए मेरी बात को। ओके, कल हम आपको वर्गीकरण के बारे में पढ़ाएंगे कि जीवों के वर्गीकरण के बारे में। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।